नमस्कार बंधुओं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आईं और आने के साथ साथ उन्होंने व्यापार शुरू किया और व्यापार का ही उद्देश्य लेकर के आई थी। लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, भारत के सामाजिक परिवेश को देखते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था जो कि उस समय बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन संसाधन बहुत अच्छे थे, इन सभी चीज़ों को देखकर पहले तो अपना व्यापारिक आधिपत्य स्थापित किया और इसके बाद फिर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया और उनके मन में सत्ता की लालसा जागने लगी। लिहाजा उन्होंने भारतीय शासकों के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। जो प्रांतीय शासक थे उनसे संघर्ष शुरू कर दिया और इस संघर्ष की पहली कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध कैसे होता है, क्या उसके कारण थे, क्या परिस्थितियां थीं जिसके कारण हुआ, क्या उस युद्ध के परिणाम निकले और किस तरीके से उस युद्ध ने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, कैसे वो एक निर्णायक घटना साबित हुई, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले आप अपना रजिस्टर और पेन उठा करके बैठिए जिससे कि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण जो था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष। आपने देखा, हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि अंग्रेज बराबर जहां फैक्ट्रियां स्थापित की थीं, कोठियां स्थापित थीं, वहां पर किलेबंदी करते जा रहे थे और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बराबर उस किलेबंदी को रोकने का प्रयास कर रहा था, आदेश जारी कर रहा था कि किलेबंदी नहीं करनी है। जब नहीं माना तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था। अब इतना ही नहीं, ऐसी कई और घटनाएं हो चुकी थीं जो निरंतर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच दूरी को बढ़ा रही थीं। ये युद्ध का एक कारण था। दूसरा था नवाब के दरबार में षड्यंत्र। नवाब के जो वफादार लोग थे, जो दरबार में रहते थे, महत्वपूर्ण पदों पर थे और पूरी की पूरी व्यवस्था जिनके हाथ में थी, ऐसे लोगों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। चाहे वो मीर जाफिर हों, खादिम खां हों, जगत सेठ हों, सेठ अमी चंद हों और ऐसे ही लोग थे, ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। अगली बात, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी जारी रखना। जैसा कि मैंने बताया कि बार बार सिराजुद्दौला ये कह रहा था कि आपको व्यापार करना है, आपको किलों की क्या जरूरत है, आपको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, आपको किसी असुरक्षा की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए। मगर अंग्रेज फिर भी नहीं माने और किलाबंदी करते चले जा रहे थे, जिसके लिए सिराजुद्दौला नाराज था। अगला कारण था मीर जाफर द्वारा फर्जी संधि पत्र तैयार करना। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ एक फर्जी संधि पत्र तैयार किया था जिसमें ये निश्चित किया गया था कि यदि मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देता है तो उसे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और अन्य साथियों को क्या प्राप्त होगा और अंग्रेजों को क्या लाभ होगा, ये सारी बात लिखी गई थी। और इस संधि पत्र को दो अलग अलग पत्रों में तैयार किया गया था, सफ़ेद पत्र और लाल पत्र, रेड पेपर एंड वाइट पेपर पर तैयार किया गया था, जिसमें से एक फर्जी था और इस पर हस्ताक्षर होने थे क्लाइव के और वाटसन के। तो क्लाइव ने तो इस पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु वाटसन ने देखा कि ये फर्जी वाला भेजा गया वाटसन के पास, तो उन्होंने देखा ये फर्जी है, लिहाजा उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये सारी की सारी बात पता लग गई सिराजुद्दौला को, जिसके कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से और नाराज हो गया। अब अगली बात थी अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति। अंग्रेज निरंतर जो है वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते चले जा रहे थे, जबकि बार बार मना कर रहा था सिराजुद्दौला कि आपको सैन्य शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको किलेबंदी करने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। हम बंगाल के शासक हैं, बंगाल के नवाब हैं, हमारे क्षेत्र में आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। परंतु अंग्रेज बिल्कुल नहीं मान रहे थे इस चीज़ को। अगली बात, अंग्रेजों द्वारा अलीनगर की संधि का पालन न करना। जब एक युद्ध हो चुका था
क्लाइव और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें बजनगर, होली और बड़नगर तक के क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों ने जीत लिए थे। तो ऐसे युद्ध में जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया था तो उसने अलीनगर की संधि की थी, और उस संधि में बहुत सारी बातें अंग्रेज़ों के पक्ष में कही थी, कुछ बातें सिराजुद्दौला के पक्ष में भी थी, परंतु फिर भी अंग्रेज उनका पालन नहीं कर रहे थे। वो निरंतर उन सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन सभी शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे जो कि लिखी हुई थी इस अलीनगर की संधि में। तो इससे पूरा का पूरा परिवेश जो है वो युद्ध का बन गया था, पूरा मन बना लिया था। अंग्रेज तो पहले से ही मन बनाए हुए थे कि अब नवाब पर आक्रमण करना है, बंगाल को जीतना है, और सिराजुद्दौला भी अब मजबूर हो चुका था सारी परिस्थितियों के कारण से कि वो भी ऐसा करे। और इसके बाद फिर दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर शुरू होती हैं युद्ध की घटनाएं। तो युद्ध की घटनाएं कैसे होती हैं ये हमें देखना है। हाँ, 12 जून 1757 को क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ता है। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल की राजधानी होती थी उसकी तरफ चल पड़ता है, और जब चलता है तो रास्ते में जो भी क्षेत्र होता है उसको वो कब्जे में करते हुए जाता है। 19 जून को कटवा जो कि मुर्शिदाबाद राजधानी जो थी उस नगर के मुख्य द्वार कहलाता था, यानी कि बाहरी क्षेत्र में स्थित था, और ये माना जाता था कि कटवा जो है वो ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से राजधानी में प्रवेश करके फायदा उठाया जा सकता है, तो उस पर कब्जा कर लेता है। ये स्थिति बहुत ही बुरी होती है सिराजुद्दौला के लिए। सिराजुद्दौला भी अब तैयार हो जाता है युद्ध के लिए। 22 जून की शाम मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर भागीरथी की नदी के तट पर प्लासी के मैदान में पहुंचा, और 22 जून को जो है लॉर्ड जो क्लाइव था वो अपनी सेना को लेकर के मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर की दूर स्थित प्लासी के मैदान में पहुंच जाता है। इधर नवाब भी पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है, और वो भी 45,000 सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया। जब दोनों की सेनाएं उस मैदान में पहुंच चुकी हैं 22 जून की शाम को, 23 जून की सुबह जैसे ही होती है वैसे ही दोनों सेनाओं के अंदर युद्ध होने लगता है, भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध जो हो रहा है उसमें 3 सेना नायक हैं, मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ। ये तीनों लोग जो है वो अंग्रेजों से मिल चुके थे, ये 3 सेना नायक अंग्रेजों से मिल चुके थे। इसके अलावा और 2 सेना नायक हैं वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये तीनों सेना नायक पहले ही संधि कर चुके थे अंग्रेजों के साथ में, जिसके कारण से ये निष्क्रिय रहे। मोहनलाल और मीर मदान ये 2 अन्य सेनापति थे जो पूरी वफादारी के साथ लड़ रहे थे, वीरता से लड़ रहे थे। परामर्श करने पर, अच्छा अब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति से परामर्श किया कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसने परामर्श दे दिया सिराजुद्दौला को कि नवाब साहब आप वापस लौट जाइए मुर्शिदाबाद, इस समय आपका युद्ध में बचना बहुत मुश्किल है, आप वापस लौट जाइए। तो उसने गलत सलाह दे दी, और नवाब सेना की अब जब वो वापस चला आता है, सिराजुद्दौला जैसे ही वापस आता है वैसे ही मीर जाफर बिल्कुल हथियार डाल देते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, मूक दर्शक की तरह बने रहते हैं, और नवाब की सेना मरती रहती है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब बहुत सारी सेना मर जाती है तो बची हुई सेना को ये कह दिया कि अपनी जान बचाओ और वापस चलो। मीर जाफर ने जब वापस चलने का आदेश दे दिया तो सेना में भगदड़ मच गई और सेना भागने लगी, और मीर जाफर ने घोड़े पर सवार होकर दौड़ते हुए जाते हैं और क्लाइव को बधाई दे देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच जो षड्यंत्र हुआ था वो षड्यंत्र कामयाब हो गया था। 25 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद आकर स्वयं को नवाब घोषित कर दिया, यानी मीर जाफर जो है मुर्शिदाबाद लौट आया, पूरी तरीके से पराजय हुई सिराजुद्दौला की, और लौट करके आकर अपने आप को नवाब घोषित कर देता है। और इसी दिन को मीर जाफर का बेटा जो है मीरन, वो सिराजुद्दौला का वध कर देता है। तो जो सिराजुद्दौला नवाब को अब तक संगठित बनाए, जो सिराजुद्दौला बंगाल को अब तक संगठित बनाए हुए था और नवाब की शक्ति पूरी उसके हाथ में थी, वो सिराजुद्दौला षड्यंत्रकारियों के कारण, अपने ही आत्मघाती लोगों के कारण से पराजय की नहीं प्राप्त करता है बल्कि मृत्यु को भी प्राप्त करता है।
अब इस युद्ध के परिणाम क्या थे ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला परिणाम अगर देखा जाए तो 29 जून 1757 को मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले जो संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ में, उसके आधार पर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और सिराजुद्दौला तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो खून की कीमत पर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। अगला जो परिणाम निकलता है वो नवाब ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये कह दिया कि आप खुलेआम व्यापार कीजिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा, कोई आपको बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। इसके बाद अगली जो बात थी वो थी कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की गई। 24 परगना एक जिला था बंगाल का, उसकी जमींदारी दे दी गई। कहने का मतलब 24 परगना से जितना भी राजस्व एकत्रित होगा वो पूरा का पूरा राजस्व कंपनी को मिलेगा, जो कि अब तक नवाब को मिल रहा था। अगली बार 50 लाख रुपए सेना को पुरस्कार दिया गया। जो अंग्रेजों की सेना थी उसको 50 लाख का पुरस्कार दिया गया कि भाई आपने अच्छा काम किया। मीर जाफर ने 2,34,000 पाउंड क्लाइव को पुरस्कार के रूप में दिए। पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा होती थी, लिहाजा इसको परिवर्तित रूप में बताया गया है। और 3,000 पाउंड वार्षिक की जमींदारी दी। यानी उनको, क्लाइव महोदय को एक जमींदारी भी मिल गई और पुरस्कार भी मिल गया। अब हम ये देखें कि इसके साथ ये तो चंद बातें थी जो आपको परिणाम के रूप में बताई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लाभ अंग्रेजों को और अंग्रेज कंपनी को हुआ था। और लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया इस घटना के कारण। और अब वो बन गया लॉर्ड क्लाइव बन जाता है। जो एक कंपनी में लिपिक के पद से कार्य शुरू करता है, वो अपनी कूटनीति के द्वारा परामर्श देता है और अंग्रेजों को उस स्तर पर पहुंचा देता है कि वो लॉर्ड क्लाइव बन जाता है। अंग्रेजी सत्ता की हिसाब, आप देखें प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है भारतीय इतिहास के अंदर। तो ये अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ कि इस युद्ध से अब ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज जो है वो अपनी सत्ता हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहते हैं, न केवल व्यापार करना चाहते हैं बल्कि क्षेत्रों पर शासन भी करना चाहते हैं। अरे क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया, जैसे आपको मैंने बताया कि वो अब लॉर्ड क्लाइव बन चुका है। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा शिखर पर पहुंच गई और अंग्रेजों की अब जो प्रतिष्ठा थी, जो गर्व था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब यूरोपियन शक्तियां आई थी तो हिंदुस्तान में 3G लेकर के आई थी, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो बंगाल विजय से इनको 2 सफलताएं तो महत्वपूर्ण तौर पर मिल चुकी थी। पहली चीज मिल चुकी थी गोल्ड। गोल्ड का मतलब धन, बहुत सारा धन कंपनी को भी मिला था, लॉर्ड क्लाइव को भी मिला था, सेना को भी मिला था और लंबे समय के लिए राजस्व मिलने के लिए जमींदारी भी मिल गई थी। तो पहला उद्देश्य पूरा हुआ, गोल्ड मिल गया। दूसरा उद्देश्य पूरा हुआ, ग्लोरी मिल गई। यानी कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, अंग्रेजों ने बंगाल का व्यापार मुक्त करवा लिया। ऐसी ग्लोरी, ऐसा प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हो चुकी थी। और अगली बात थी, बंगाल का नवाब कठपुतली बन गया क्योंकि शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथों में पहुंच गई। अब बंगाल का नवाब वही कार्य करेगा जो अंग्रेज कहेंगे, जो कंपनी कहेगी, क्योंकि बंगाल का नवाब किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। वो अब बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उसे सभी निर्णयों के लिए अंग्रेजों के पास जाना पड़ेगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगली बात, भारत के लोगों की धनलोलुपता एवं राजभक्ति की पोल खुल गई। इस प्लासी के युद्ध ने ये पोल खोल के रख दी कि भारत के जो लोग हैं, जो दरबार में रहते हैं, उनको अगर पैसे का लालच दिया जाए, उनको अगर पद का लालच दिया जाए तो राजभक्ति उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो उसको त्याग सकते हैं।
छोड़ सकते हैं और दुश्मन का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी निकृष्टता बंगाल के उन लोगों ने दिखाई थी जिसमें मीर जाफर हैं और खादिम खां, जगत सेठ, मीर अमी चंद और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो इस तरीके से आपने हमारा ये वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताया कि प्लासी के युद्ध से पूर्व क्या परिस्थितियां थीं, क्या कारण थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ। उसके बाद आपको बताया कैसे ये घटनाएं घटित हुई और उसके बाद बताया इसके क्या परिणाम निकले, और अंत में आपको बताया कि भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है। अपना पेन और रजिस्टर उठा करके वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं और इनको आप इनका पुनराभ्यास कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। निरंतर अध्ययन को जारी रखिए, कदम आगे बढ़ाते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।